हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फूड प्रिजर्वेशन या फिर हिंदी में कहे भोजन संरक्षण के बारे में। आप सबको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 1 2 3 4 5 हर एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि होम साइंस एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा ईजी में आप समझने वाले हो। तो क्लास में बने रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो। आपको हम बताते हैं कि भोजन संरक्षण क्यों किया जाता है। तो भोजन संरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बना रहे। आपके घर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो भोजन यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा ही आपके पास पहुंचा है, जैसे कि आपका जैम हो गया, जेली हो गया, अचार होते हैं, मुरब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा ही आपके पास पहुँचते हैं। देखो, आप देखे होंगे जब आम का सीजन रहता है, यानी कि जो आपके बगीचे में जब टिकोरा ही नहीं लगा होता, तभी मार्केट में पका पका आम मिलने लगता है। कैसे मिलने लगता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि जब पिछले साल जैसे कि अगर आम ज़्यादा लग गए या फिर आम का सीजन खत्म हो गया, तो जो आम बचता है ना, उसको फ्रोजन कर लेते हैं ताकि जब आम का सीजन आए अगले साल, तो जब जैसे ही आम का सीजन आए उस फल को मार्केट में ला करके बेचा जाए। तो इस तरीके से भोजन को संरक्षण करके आने वाले दिन में बचाव के लिए, यानी कि उसकी कमी महसूस हो सकती है, उसको जो भी आपका इच्छा कर रहा है या फिर उसका ज़रूरत ज़्यादा है या फिर कुछ भी रीज़न है, तो उस भोजन को संरक्षण करके इस चीज़ में काम लाया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि भोजन का संरक्षण हम क्यों करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि लंबे समय के लिए इसका करते हैं फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। लंबे समय तक भोजन को इच्छा अनुसार व फिर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने के लिए खाद्य का परीक्षण किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थ का जांच किया जाता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए रहे, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, सूक्ष्म जीवाणु को दूर रख करके भोजन का प्रिजर्वेशन कर सकते हो, यानी कि भोजन का संरक्षण कर सकते हो। इसके अलावा आप भोजन का खाद्य पदार्थ का परीक्षण कैसे कर सकते हो, तो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, जैसे आपके खाद्य पदार्थ को लग गए हैं, तो उसको हटा करके, अब हटा कर कैसे करोगे, जैसे आपके घर में दाल है तो उसमें कुछ घुन पड़ गया है, तो आप धूप में ले जा करके उसका क्या कर सकते हो, खाद्य पदार्थ में जो अनवांटेड चीजें यानी कि सूक्ष्म जीवाणु है उसको दूर करके भगा सकते हो। इसके अलावा सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, जो उनकी वृद्धि हो गई है, तो उनको सक्रियता को रुकावट करके, जैसे कि आपके घर में अनाज रखा हुआ है, तो उस अनाज में आप क्या कर दो, दवाई डाल दो, यानी कि जो कीटाणु मरने के लिए दवाई है, तो उसके जो कीटाणु पनपे थे ना, उसकी जो सक्रियता है यानी कि उसका जो फैलाव है वो खत्म हो जाए। जैसे आपके घर में अचार रहता है, तो अचार में आप देखते हो बरसात के मौसम में अगल बगल से थोड़ी व्हाइट सी लगी रहती है, वो खुखवी टाइप की से रहती है ना, तो वो क्या करते हो आप, माताएं जो होती हैं उस चम्मच से निकाल देती हैं, उसको धूप में जा करके उसका क्या जो सक्रियता यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु उसमें था उसकी सक्रियता को रुकावट दे। वो जो व्हाइट लगे होते हैं ना, वो अगर एक हफ्ते में वो पूरे को खराब कर सकते हैं। तो अगर एक ही दिन में या 2 ही दिन में अगर ऐसा हो रहा है, तो उस चम्मच से निकाल करके आप धूप में रख करके उसकी जो सूक्ष्म जीवाणु की जो फैलने की क्षमता थी, सक्रियता थी, उसमें रुकावट डाल कर ही आप भोजन का प्रिजर्वेशन कर सकते हो। ये तो था घरेलू नुस्खा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो फूड प्रिजर्वेशन होते हैं वो कंपनियों में या फिर कॉमर्शियल तरीके से किस प्रकार से भोजन का संरक्षण किया जाता है। तो बहुत से प्रकार के हैं, हम आपको पहले बताते हैं कि पहला नंबर पे यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भोजन के संरक्षण की कितनी विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आप सबसे पूछा जाता है। तो भोजन संरक्षण की सबसे पहली विधि है, अगर भोजन नष्ट हो रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठंडे विधि के द्वारा भोजन को संरक्षण किया था। अभी आप एक एक करके नाम समझ लो, पीछे हम आपको बताते हैं कि ठंडी विधि में कौन कौन से आते हैं, किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है ताप विधि भोजन संरक्षण, ठीक है, यानी कि गर्म करके भोजन का संरक्षण कैसे किया जाता है। पहले में आपने देखा ठंडी विधि, यानी कि ठंड में ऐसी कौन कौन सी चीजें रखेंगे आप ताकि भोजन लंबे समय तक, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहे। दूसरा नंबर हमने बताया कि ताप विधि, यानी कि गर्म करके उसको पका करके भोजन का संरक्षण किया जाए। दूसरा होता है निर्जलीकरण एवं सुखाकर भोजन का संरक्षण कर, यानी कि धूप में रख करके उसको सुखा दिया जाए, इस प्रकार से करता है। चौथा होता है नमक, तेल, मसाले एवं सिरके के द्वारा भोजन का संरक्षण, यानी कि जैसे आपका अचार हो गया, सिरका, ये सब क्या होते हैं, इसमें नमक अगर ज़्यादा डालते हो, तेल ज़्यादा डालते हो, तो यह जो खाद्य पदार्थ है लंबे, जैसे आपका खटाई होता है, तो खटाई में जितना ही आप नमक डालोगे उतना ही लंबे समय तक चलेगा। अब अचार है, अचार में आप अगर तेल नहीं डालोगे ना, तो वो जल्दी से खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अचार लंबे समय तक रखना है तो उसमें प्रॉपर मात्रा में आपको तेल डालना पड़ेगा, ठीक है। 5वें नंबर पे है विकिरण विधि भोजन, यानी कि किरणों के द्वारा भी भोजन का संरक्षण किया जाता है। चलो अब एक एक करके समझते हैं कि ठंडी विधि में कौन कौन से आते हैं। ठंडी विधि नाम सुन के ही मतलब समझ में आ रहा है कि ठंडी जगह में रख करके खाद्य पदार्थ को संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में वो चीज़ें आप रख सकते हो जो डेली के लिए होती हैं, जैसे आपके घर में सब्जी आती है, ठीक है, फल हो गए, जो आप 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप कोई चीज़ें रखते हो, तो आप रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर सकते हो। इसमें जो तापमान होता है वह 32 से लेकर के 48 फ़ारेनहाइट तक खाद्य पदार्थ को रख करके कीटाणु या फिर सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं
हैं आप उससे बचा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको 1 हफ्ते तक उस खाद्य पदार्थ को बचाना है तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर। अब बात करते हैं फ्रोजन की। फ्रोजन में आप कौन सी चीज़ें रख सकते हो, तो फ्रोजन का पहले तापमान जान लो। तो इसका तापमान जो होता है वो होता है 0 से लेकर के 40 फ़ारेनहाइट तक होता है। जिसे आप देखते हो कि आप कभी-कभी मटर मंगाते हो, कभी-कभी आप गोभी मंगाते हो, तो गोभी जो इससे मतलब सीज़न खत्म हो गया है, अगले सीज़न में तो अगर उसका सीज़न ही नहीं है तो अगर आप मार्केट से मंगाते हो तो वो पैकेट में आता है। ठीक है, जैसे मटर ही हो गया, तो जब मटर्स में आते हैं तो उसमें हल्की-हल्की व्हाइट-व्हाइट सी लगी रहती है बर्फ़-बर्फ़ ना, तो वो फ्रोजन यानी कि 1 साल तक के या फिर 6 महीने या फिर 7 महीने तक अगर कोई खाद्य पदार्थ आपके पास पहुँच रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्रोजन मतलब फ्रोजन वाली जगह पे उसको फ्रोजन भी ठंडी जगह होती है, लेकिन जहाँ बड़े पैमाने में इसको रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 2, 3, 4 मतलब पैकेट में ज़्यादा सामान रखा रहता है। ठीक है? अब तीसरा हमारा है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का सबसे पहले तापमान जान लो, तो इसका तापमान होता है 0 से लेकर के 30 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो कोल्ड स्टोरेज में जो सामान्य यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है वह ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी कि व्यापारिक जैसे कि कोई धंधा कर रहा है, कोई व्यापार है, तो वो व्यापारी क्या करता है अपना कोल्ड स्टोरेज में रखता है। लेकिन जो फ्रोजन वाला होता है, फ्रोजन छोटा होता है, यानी कि इसमें व्यापारी तरीके से नहीं, वैसे भी आप इसमें सामान को रख सकते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ को रख सकते हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा पैमाने में जो व्यापारिक वाले होते हैं, यानी कि जो व्यापार करते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ को, जो ठंडी जगह पे रखने पर वह नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए जो होता है चिल, यहाँ पे चिल नहीं होगा। चिल स्टोरेज में क्या होता है इसका तापमान, तो इसका तापमान होता है 32 से लेकर के 45 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी लंबे समय तक संग्रह करके यानी कि लंबे समय तक इसमें रखा जाता है। तो हमने आपको ठंडी विधि में बताया रेफ्रिजरेटर, फ्रोजन, कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज। लेकिन आप याद रखे रहना कि 1 हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, बाकी जो तीनों होती हैं वो व्यापारिक तरीके से इन सामानों को यानी कि फ्रोजन में, कोल्ड स्टोरेज में, चिल स्टोरेज में सामानों को रख करके उसको लंबे समय तक उसका बचाव किया जाता है। ठंडी विधि में आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप उसको ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ताप विधि में। ताप विधि में आते जो हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लांचिंग होता है। तीसरा भी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, आप पहले बात करो फूड स्टरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यापारिक स्तर पर खाद्य को बचाया जाता है, यानी कि खाद्य को ताप में रख करके उसका भोजन को बचाया जाता है। दूसरा अगर हम आपको बताएं तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनको जो वृद्धि अगर खत्म करना है तो इसका तापमान स्टरलाइजेशन का कितना होता है, तो 121 सेल्सियस से लेकर 250 सेल्सियस तक मतलब उस खाद्य पदार्थ को ताप में रख करके 15 मिनट तक उसको पकाया जाता है, ताकि क्या हो, भोजन जो आपका खाद्य पदार्थ है वह ताप में संपर्क में आकर के जो सूक्ष्म जीवाणु है उसकी जो वृद्धि हो गई है वो खत्म हो जाए। तो इसका तापमान स्टरलाइजेशन का याद रखे लेना 121 सेल्सियस से लेकर के 250 सेल्सियस तक उसका तापमान होता है। लेकिन हाँ 15 मिनट तक के, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे के लिए ही छोड़ दो, सिर्फ 15 मिनट के लिए यह तापमान रखा जाता है, ठीक है। लेकिन व्यापारिक स्तर के लिए सब चीज़ें होती हैं स्टरलाइजेशन। अब दूसरा बात करते हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, पहले पानी रखते हैं, पानी को उबलते पानी में, जैसे मतलब कोई बर्तन रख लिया आपने तो बर्तन में पानी डालो, पानी को पकने दो, खूब पकने दो। पकने के बाद आप खाद्य पदार्थ को उसमें डाल दो, 2 मिनट तक आप उसमें डाले रहो, उसके बाद निकाल लो। तो यह होता है आपका ब्लांचिंग, ठीक है। ताकि जो कीटाणु या फिर विषाणु या फिर कुछ भी अगर उस पर लगा हुआ है ना उस खाद्य पदार्थ पे, तो वह नष्ट हो जाए, यानी कि कोई भी सूक्ष्म जीवाणु हो तो ब्लांचिंग के द्वारा आप खत्म कर सकते हो। चलिए अब अगला बात करते हैं, आपने पढ़ा क्या स्टरलाइजेशन और आपने पढ़ा ब्लांचिंग के बारे में। अब बात करते हैं पाश्चराइजेशन के बारे में। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंटिंग होता है ना वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। यानी 2 तरीके से बॉयल किया जाता है। एक होता है HTST होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर आपको हम बताएं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो STS का जो तापमान होता है वह होता है 72 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो तापमान तो इतना होता है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ उसमें रखते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं उस खाद्य पदार्थ को निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। ये इसलिए कहा जाता है इसको शॉर्ट टाइम, यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि खाद्य पदार्थ को 72 डिग्री सेल्सियस पे रखिए, उसके बाद 1 मिनट के बाद निकाल लिए और निकालने के बाद फिर उसको ठंडा कर लिए। अब दूसरा समझ लें, दूसरा क्या होता है LTHT। तो LTHT आप फुल फॉर्म पहले जान लो, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। यानी कि इसमें जब कोई खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो क्या करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस रहता है, 62 डिग्री सेल्सियस में खाद्य पदार्थ को रखते हैं, यानी कि पकाते हैं। पकाने के बाद, पकाते नहीं है, मतलब उसमें जैसे रखते हैं, उसके बाद 30 मिनट के बाद उसको निकाल लेते हैं उस खाद्य पदार्थ को। उसके बाद क्या करते हैं, उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको फिर ठंडा कर देते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थ को, यानी कि खाद्य पदार्थ को जब LTHT में रखते हैं तो 62 डिग्री उसका तापमान रहता है,
62 डिग्री तापमान में 30 मिनट के लिए उसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद उस खाद्य पदार्थ को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ऐसी ठंडी जगह पे रखते हैं जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान है। ठीक है, तो ये तो था पाश्चराइजेशन में। तो हमने पाश्चराइजेशन में 2 आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया, तो HTST और LTSTST। ठीक है, यह एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्वेशन में आपका पाश्चराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अगली हमने आपको देखो 2 बता दिया, आपको हमने ठंडी विधि बताया, आपको हमने ताप विधि द्वारा बताया। अब हम आपको बताते हैं निर्जलीकरण एवं सुखाकर। निर्जलीकरण एवं सुखाकर आपने जब आप 6th क्लास में पढ़ते हो तभी आपने इस क्लास को, इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा कि कैसे खाद्य पदार्थ को सुखाया जाता है। देखो आप देखते हो आपके घर में अनाज होता है, तो अनाज जो होता है वो प्राकृतिक के द्वारा ही सूख करके आपके पास आता है। जैसे कि जब अनाज कच्चा होता है ना, तो तभी तो आप उसको काट नहीं ला पाते हो ना। जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, ये आपका राई हो गया, तिल हो गया, मटर हो गया, तो इन सबको क्या करते हो, इन सब जो पक जाते हैं, सूख जाते हैं, तभी अपने घर में काट करके लाते हो ना। तो ये तो था प्राकृतिक रूप में। दूसरा होता है धूप में सुखा कर। जैसे कि आपने अभी हमने आपको बताया कि धान को क्या करते हो, आप काटते हो, काटने के बाद अपने घर में लाते हो, तो छत पे कुछ दिन के लिए उसको सुखाते हो, या फिर आप अपने ही घर में जैसे आपने दाल रखा या फिर कुछ भी सामान भीग गया है आपका, तो उसमें धूप में ले जाकर के सुखा, जैसे मिर्चा ही हो गया आपका, ठीक है, तो धूप में ले जाकर के उसको सुखा दे। यानी कि निर्जलीकरण यानी कि आपको सुखाते 2 तरीके से हो। एक होता है प्राकृतिक के रूप में, यानी कि नेचुरल अपने आप से ही सूख जाता है। दूसरा होता है जब मनुष्य अपने हाथों से ले जाकर के धूप में रखे। ठीक है, धूप में आप बहुत सी चीजों को रखते हो, मिर्चा रखते हो, दाल रखते हो, ठीक है, कुछ भी रखते हो। जैसे आप गेहूं पिसाते हो तो उसको पहले धुलते हो ना गेहूं को, तो वही आप धूप में ले जाकर के सुखाते हो। ठीक है, तो ये तो था 2 तरीके। अब सुखाने वाली विधि पढ़ रहे हैं, तो सुखाने वाली विधि में और बहुत सारे कॉमर्शियल तरीके से किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर में कौन से खाद्य पदार्थ को किया जाता है, तो आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, इन सब पदार्थ को क्या करते हैं, स्प्रे ड्रायर के संपर्क में ले जाते हैं। ले जाकर के क्या करते हैं, जो उसमें नमी होती है, नमी को सुखा। देखो जब कोई भी खाद्य पदार्थ में उसमें नमी रहेगी तो उसकी आवश्यकता बनी रहेगी कि वह भोजन जल्दी से खराब हो जाए। अगर उसकी जो नमी होती है, उसका जो पानी होता है, अगर वो खत्म हो जाए या फिर उसको सुखा दिया जाएगा, तो वह खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक वह सही बना रहेगा। तो स्प्रे ड्रायर में क्या करते हैं, अंडे को, दूध को क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, यानी कि सुखाते हैं। ठीक है, आप देखते हो दूध का पाउडर आता है, तो दूध का पाउडर किस तरीके से किया जाता है, बच्चे दूध का पाउडर पीते हैं ना, तो स्प्रे ड्रायर के मशीन में ले जाते हैं और मशीन में ले जाकर के क्या करते हैं, उसको पानी जो होता है उसको सुखा देते हैं। ठीक है, हम जितने जितने यहाँ पे नाम लेते जाएंगे मशीन का, उन मशीनों का यहाँ पे हम फोटो लगा देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरे में होता है रोलर ड्रायर, यानी कि रोलर की जैसे कि गोल गोल नुमा हो, तो रोलर ड्रायर में क्या करते हैं, दूध भी हो गया, ठीक है, यानी कि दूध वाले ऐसे पदार्थ को क्या करते हैं, ड्रम कहें या फिर ड्रम रोलर ड्रायर कहें, तो इसमें क्या करते हैं, दूध व दूध से जो पदार्थ होते हैं इस मशीन में डाल करके क्या करते हैं, सुखाते हैं। अगला हमारा होता है फोम मेट ड्रायर होता है। यहाँ पे ड्रायर होगा, ड्रायर लिखा है, तो इसमें क्या करते हैं, फलों का रस मतलब निकाल देते, फलों का जो रस होता है उसको निकाल लेते हैं और जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उसको सुखा दिया जाता है। उसके अलावा जो माल्टेड दूध होता है, जैसे कि जो गाढ़ा वाला दूध होता है उसको कहा जाता है माल्टेड दूध कहा जाता है, तो उसकी जो नमी होती है, नमी को निकाल देते हैं। नमी को निकालते हैं किस मशीन में, फोम मेट ड्रायर के द्वारा। ठीक है, याद रखे रहना कि माल्टेड दूध किस मशीन में डाल करके उसको माल्टेड दूध बनाते हैं, नॉर्मल दूध को, तो फोम मेट ड्रायर के द्वारा। चौथे नंबर पे है वैक्यूम ड्रायर। ठीक है, तो वैक्यूम ड्रायर में क्या करते हैं, जो फलों का रस होता है, फलों का रस जो निकालते हैं वो निकालते हैं वैक्यूम ड्रायर के द्वारा। अगला नंबर पे हमारा है फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्रायर में क्या करते हैं, इसमें जैसे मांस मछली हो गया, जिससे यानी कि जो मांसाहारी वाली चीज़ें होती हैं, तो उसमें फ्रीज ड्रायर के द्वारा, यानी कि फ्रीज मतलब कि ठंडी जगह पे ले जाकर के उसको सुखाते हैं। ठीक है, अगले जगह पे देखिए लिखा है हॉट एयर ड्रायर, यानी कि गर्म हवा के संपर्क में ले जाते हैं, तो उसमें जो कैबिनेट होते हैं, ठीक है, कैबिनेट ड्रायर होते हैं, वो ले जाकर के हॉट ड्रायर में जाकर सही करते हैं। ठीक है, अगला हमारा होता है कंटिन्यूस ड्रायर होता है, तो जैसे केल ड्रायर हो गया, रोटरी हो गया, इन सब का उपयोग करके के जो सब्जी हो गई, फल हो गई, यानी कि जो व्यापारिक स्तर पे किया जाता है वो किया जाता है कंटिन्यूस ड्रायर। ठीक है, याद रखे रहना, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि व्यापारिक तरीके से किस ड्रायर का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है कंटिन्यूस ड्रायर के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है माल्टेड दूध कंटिन्यूस वैक्यूम वेल ड्रायर। तो इसमें क्या जाता है, जो फल हो गए, सब्जियां हो गई, तो इस मशीन में डाल करके उसको सुखा दिया जाता है, यानी कि जो नमी हो उसको नमी को सुखा दी। यानी कि जितने हमने यहाँ पे मशीन का नाम लिया है ना, इन मशीनों का प्रयोग करके जो सूखने वाली चीज़ें होती हैं उनको सुखाया जाता है, यानी कि जो नमी होती है उस नमी को निकाल दिया जाता है, जो प्रोडक्ट होता है उसी प्रोडक्ट को इस पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो था सुखाने की विधि।
अगला बात करते हैं अगली कौन विधि है, तो अगला हमारा होता है विकिरण विधि होता है। विकिरण विधि यानी कि इसमें भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, विकिरण द्वारा यानी कि जो गामा किरणें होती हैं, इसमें गामा किरणों को जो तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। बहुत सारी किरणें होती हैं, जैसे कि आपका हो गए अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई, ठीक है, एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, बीटा पार्टिकल्स हो गया, आपका कॉस्मिक किरणें हो गई। इन सब का किरणों का प्रयोग करके भोजन का संरक्षण किया जाता है, यानी कि किरणन के द्वारा, ठीक है, विकिरण द्वारा कहें या फिर किरणन के द्वारा कहें, एक ही बात है। तो हमने आपको बताया कि भोजन का संरक्षण किया जाता है 5 तरीकों से। एक किया जाता है ठंडी विधि के द्वारा, एक किया जाता है ताप के द्वारा, एक किया जाता है विकिरण के द्वारा हमने आपको बताया, और एक किया जाता है निर्जलीकरण यानी सुखाकर, और 5वां जो हमने आपको बताया वो किया जाता है नमक के द्वारा या फिर तेल के द्वारा। इन सब का प्रयोग करके भोजन का संरक्षण किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पिछली वाली कक्षा में हमने आपको बताया था लीवर सिरोसिस के बारे में, आपने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आशा करते हैं कि आपको भी ये क्लास समझ में आएगी। अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।